कसरों पर अमल। इससे पहले हमने कसरों की जमा की, कसरों की तफरीक की। आज हम तीसरा अमल यानी ज़रब का अमल करेंगे। कसरों का ज़रब। कसरों का ज़रब हमें सीखना है। हमने आम आदात का ज़रब अभी तक सीखा है, अब हमें कसरों का ज़रब सीखना है। आइए समझ लें कि कसरों का ज़रब कैसे किया जाता है। यहां पर एक मिसाल है। मिसाल में 3/5 ज़रब 1/2, इसे हमें हल करना है। 3/5 ये भी कसर है, 1/2 ये भी कसर है। दोनों कसरों के दरमियान कौन सा अमल है? ज़रब का अमल है। पहले हम मुस्ततील बनाकर इस ज़रब के अमल को सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए यहां पर एक मुस्ततील बना हुआ है और इस मुस्ततील के 5 बराबर हिस्से किए गए हैं। 1 2 3 4 5। अब 5 बराबर हिस्सों में से 3 हिस्सों में तिरछी लकीरें मारी गई हैं। कुल हिस्से इस मुस्ततील के 5 हैं। 5 हिस्सों में से 3 हिस्सों में तिरछी लकीरें बनाई गई है। मतलब 5 हिस्सों में से 3 हिस्से हमने लिए हैं। इसे 3/5 लिखेंगे। 3/5 इस कसर को हमने मुस्ततील की सूरत में लिखा 3, 1 2 3/5 यानी कुल हिस्से 1 2 3 4 5, कुल हिस्से 5 है, उसमें से 3 हिस्सों में तिरछी लकीरें खींची गई हैं। तो इस कसर को लिखेंगे 3/5। अब 3/5 को ज़रब देना है 1/2 से। आप जानते हैं 1/2 का मतलब होता है आधा। 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा। 2 हिस्सों में से 1 हिस्सा। तो 3/5 इस कसर को 1/2 से ज़रब देने का मतलब है कि ये जो 3/5 कसर हमने मुस्ततील की सूरत में बनाई है, ये कसर मुस्ततील की सूरत में हमने बनाई है, ये 3/5 हैं। 1 2 3 बटे कुल हिस्से 5। अब इसको 1/2 से ज़रब करने का मतलब है इस शक्ल का आधा हिस्सा करना है हमें। आधे आधे 2 हिस्सों में इसको तकसीम करना है। मतलब इस कसर को या इस शक्ल को आधा करना है। आधा करने के लिए हम क्या करेंगे? इसके 2 टुकड़े करना पड़ेंगे हमको। कैसे करेंगे? यहां से हम इसके 2 हिस्से कर देंगे। इस तरह से हमने इसके 2 हिस्से किए, आधा हिस्सा ऊपर का, आधा हिस्सा नीचे का। तो ये 2 हिस्से करने के बाद देखिए हमें क्या करना है। 3/5 को 1/2 से ज़रब करने के बाद 3/5 जो हिस्सा था हमारा यहां से यहां तक का था, 1 2 3। अब 2 हिस्से करने के बाद कितना हिस्सा रहा हमारे पास? सिर्फ आधा। मतलब ये पहले पूरा हिस्सा था हमारे पास, अब सिर्फ आधा हिस्सा रहा। मतलब सिर्फ इतना हिस्सा रहा। कितना हिस्सा रहा? इतना। तो उसको हम डबल तिरछी लकीरें मार के हम डार्क कर देंगे। इस हिस्से में से भी आधा हिस्सा ही हमारे पास है, क्योंकि हमने इनको आधा आधा कर दिया। अब ये हमारे पास नहीं है, ज़रब कर दिया मतलब आधा आधा कर दिया। अब ऊपर का आधा देखना है। इस हिस्से के भी आधे आधे 2 हिस्से हो गए। अब ये सिर्फ आधा हिस्सा हमारे पास है। हमारा जवाब कौन सा आएगा? ये जो है ये हमारा जवाब। कौन सा? यहां से लेकर ये हिस्सा, ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा हमारा जवाब। डबल लकीरों वाला, क्योंकि हमने इसके आधे आधे हिस्से की। पहले जो है ये पूरा यहां से लेकर यहां तक ये पूरा 3/5 था, लेकिन 1/2 से ज़रब करने के बाद यानी आधा आधा करने के बाद इतना हिस्सा हमारा जवाब आया है। अब इस जवाब को कैसे लिखेंगे? देखिए इस जवाब को कैसे लिखेंगे? ये कितने हिस्से हैं? गिनो इसको। 1 2 3। ये 1 2 3 हिस्से हैं। और कुल हिस्से कितने हैं? जितने हिस्से डार्क किए गए हैं वो उसे हम ऊपर लिखेंगे 3 बटे। अब कुल हिस्से कितने हैं? नसब नुमा में कुल हिस्से लिखते हैं
कितने हिस्से हैं कुल? 10। वेरी गुड। कितने हो गए आप देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो हिस्सा है ये हो गया है 3/10। लिहाजा हमारा जवाब क्या आया है? 3/5 को जब हमने ज़रब किया 1/2 से तो जवाब हमारा आया है 3/10, है ना। अब इसी को हम दूसरे तरीके से हल करते हैं। देखिए 3/5 को ज़रब करना है 1/2 से। अगर हमने ऊपर का ज़रब कर दिया तो क्या होगा? 3 ज़रब 1, शुमार कुनिंदा को शुमार कुनिंदा से ज़रब, नसब नुमा को नसब नुमा से ज़रब, 5 ज़रब 2, तो ऊपर आएगा 3 एका 3/5 दूनी 10। यानी शुमार कुनिंदा से ज़रब करने पर, नसब नुमा को नसब नुमा से ज़रब करने पर जो जवाब आया वो भी 3/10 है। और अभी हमने ऊपर इस शक्ल के जरिए, मुस्ततिल के जरिए जो ज़रब का अमल किया उसका भी जवाब 3/10 है। तो इसलिए कसरों का ज़रब करने के लिए हर बार इस तरह का मुस्ततिल बनाने की जरूरत है क्या? नहीं। कसरों का ज़रब करते वक्त अगर हम दोनों कसरों के शुमार कुनिंदा को शुमार कुनिंदा से ज़रब कर दें, नसब नुमा को नसब नुमा से ज़रब कर दे तो हमारा जवाब आ जाता है। ठीक है, इस तरह से ज़रब का अमल हमें करना है। प्यारे बच्चों, हमारा सबक चल रहा है कसरों पर अमल, जिसमें कसरों का ज़रब हमने एक सरगर्मी के जरिए अभी सीखा है, जिसके नतीजे में ये हमारी समझ में आ गया है क्या कि दो कसरों का ज़रब करते वक्त शुमार कुनिंदा का ज़रब शुमार कुनिंदा से और नसब नुमा का ज़रब नसब नुमा से किया जाता है। मजीद ज़रब के अमल को समझने के लिए हमें यहाँ पर एक मिसाल को हल करना है। मिसाल ये है, सुल्ताना बेगम का 42 एकड़ खेत है। उसने उस खेत के 2/7 हिस्से की जमीन में गेहूं की काश्त की, तो उसने कितने एकड़ जमीन में गेहूं की काश्त की? देखिए प्यारे बच्चों, इस मिसाल को हल करने से पहले एक बात आप अपनी किताबों में करेक्शन कर लीजिए, क्योंकि जो दरसी किताब है हमारी उसमें एक गलती की गई है, 2/7 के बजाय 7/2 लिखा गया है। तो आपकी दरसी किताब में इस मिसाल में जैसे यहां पर 7/2 लिखा है, इसे आप 7/2 को 2/7 कर दीजिए। ठीक है, ये मिस प्रिंट की वजह से यहां पर गलती हुई है। तो 2/7 हिस्से की जमीन में गेहूं की काश्त की है सुल्ताना बेगम ने, तो हमें बताना है कि उसने कितने एकड़ जमीन में गेहूं की काश्त की है। सुल्ताना बेगम का कुल खेत है 42 एकड़। उसने पूरे 42 एकड़ में गेहूं नहीं बोया, बल्कि सिर्फ 2/7 हिस्से में, यानी खेत के अगर 7 हिस्से किए जाए तो उसमें से 2 हिस्से में उन्होंने गेहूं बोया है ना। तो यहां पर 2/7 की बजाय अगर 1/2 होता तो आप समझ जाते कि 1/2 का मतलब होता है आधा, और 42 का 1/2 यानी 42 के आधे 21 एकड़ खेत। लेकिन यहां पर 2/7 इतने हिस्से में उन्होंने गेहूं बोया है। यहां हमें 42 का कितना मालूम, 42 का 2/7 मालूम करना है, यानी 42 एकड़ जमीन कुल है, उसमें से 2/7 हिस्से में गेहूं बोया गया है। तो इसे कैसे हल करेंगे? देखिए, हमें मालूम करना है 42 का 2/7 यानी कितना। तो देखिए इसे ज़रब की सूरत में कैसे लिखेंगे? 42 का 2/7 का मतलब होता है 42 ज़रब 2/7। यहाँ एक बात को समझ लीजिए, 42 का 2/7 का की जगह पे आप ज़रब की अलामत लगा दो दोनों के दरमियान। अब 42 को 2/7 से आप ज़रब कर देंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कितने एकड़ हिस्से में उन्होंने गेहूं बोया है। यहां पर एक बात है कि 42 कसर की सूरत में नहीं है और 2/7 कसर है। एक अदद कसर की सूरत में है और एक अदद कसर की सूरत में नहीं है। तो कसर से अगर ज़रब करना है तो इसे भी हम कसर की सूरत में ढालेंगे।
अब आप जानते हैं कि 42 को कसर बनाने के लिए 42/1 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी अदद के बटे में 1 होता है। और जरूरत पड़ने पर अगर कसर की सूरत में अदद को लिखना है तो बटे में 1 लिखकर हम उसे कसर की सूरत में ढाल सकते हैं। 42/1 को जरब करेंगे 2/7। अब दोनों भी कसरे हो गई, मैं भी कसर तू भी कसर। 42/1 जरब 2/7 बराबर होगा 42 ऊपर ऊपर का जरब 42 जरब 2 शुमार कुनिंदा 1 जरब 7। ठीक है, बराबर। अगला स्टेप यहां लिखेंगे, ऊपर है 42 जरब 2, ऊपर क्या है 42 जरब 2 है बटे नीचे 1 जरब 7 है। देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर 42 को 2 से जरब करने से पहले एक बात को यहां समझ लीजिए कि 42 को 7 तकसीम कर सकता है। 7 छके 42, मतलब 42 के अगर हम टुकड़े कर दें, 42 को अगर हम 7 जरब 6 लिख दें, 7 छके 42 को क्या लिखेंगे 7 जरब 6 और जरब 2 पहले से है। सिर्फ हमने क्या किया 42 के 2 टुकड़े किए, 7 छके 42, इसके अजाइजर भी किए, बटे में 7 एका 7, तो ये 7 से 7 तकसीम हो जाएगा। लिहाजा जवाब आएगा हमारा 6 जरब 2 6 दूनी 12 बटे यहां पर 1, 12/1 यानी 12, बटे में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इसलिए सुल्ताना बेगम ने कितने एकड़ खेत में गेहूं बोया? प्यारे बच्चों, हमारा सबक चल रहा है कसरों पर अमल, जिसमें हम कसरों का ज़रब सीख रहे हैं। कसरों के ज़रब पर मुनसर मश्की सेट नंबर 12 के सवालात आज हमें हल करना है, जिसमें मश्की सेट नंबर 12 में पहला सवाल है ज़रब कीजिए। क्या कीजिए? ज़रब कीजिए। कसरों के दरमियान ज़रब हमें करना है। यहाँ पर देखिए इस मश्की सेट में पहले सवाल का पहला ज़िमनी सवाल है 7/5 ज़रब 1/4, इसे हमें हल करना है। आप जानते हैं कि कसरों का ज़रब करते वक्त शुमार कुनिंदा को शुमार कुनिंदा से ज़रब किया जाता है, नसब नुमा को नसब नुमा से ज़रब किया जाता है। ऊपर वाला अदद ऊपर वाले को ज़रब करता है, नीचे वाला अदद नीचे वाले अदद को ज़रब करता है। छत के ऊपर वाला छत के ऊपर वाले को ज़रब करता है, छत के नीचे वाला छत के नीचे वाले को ज़रब करता है। मतलब इधर हो जाएगा 7 ज़रब 1 7 ज़रब 1 बटे नसब नुमा में आएगा 5 ज़रब 4 5 ज़रब 4। अब इसका फाइनल जवाब लिखने से पहले देख लीजिए कि कोई किसी को तकसीम कर सकता है क्या। यहाँ पर ऐसा कोई अदद नहीं है जो तकसीम कर सकता हो एक से दूसरे को। हमेशा याद रखो, नसब नुमा वाला अदद शुमार कुनिंदा वाले अदद को तकसीम कर सकता है और शुमार कुनिंदा वाला अदद भी नसब नुमा वाले अदद को तकसीम कर सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई मामला नहीं है। लिहाजा 7 ज़रब 1 7 एका 7 बटे 5 ज़रब 4 5 चौक 20 7/20, और ये गैर वाजिब कसर नहीं है बल्कि वाजिब कसर है। लिहाजा इसे मुरक्कब कसर में बदलने की जरूरत नहीं है। जवाब हमारा है 7/20। उसके बाद अगला सवाल, यहाँ पर छठा सवाल आपको समझाता हूं मैं, जिसमें पहली कसर है 9/7 ज़रब 7/8। ये दोनों कसरों का ज़रब करना है बराबर। देखिए हमेशा की तरह 9 ज़रब 7 शुमार कुनिंदा में 9 का 7 से ज़रब होगा, नसब नुमा में 7 ज़रब 8। ठीक है। अब इसके बाद फाइनल जवाब लिखने से पहले ये देखिए उपशुमार कुनिंदा में भी 7 है, नसब नुमा में भी 7 है। 7 7 को तकसीम करके खत्म कर देगा। 7 एका 7 7 एका 7 7 एका 7 7 एका 7, यानी 7 के बजाय यहाँ पे आ गया 1 1। अब ये 9 ज़रब 1 9 एका 9 शुमार कुनिंदा में, और इधर 1 ज़रब 8 8 एका 8। अब यहाँ पर ये गैर वाजिब कसर है, लिहाजा इसे मुरक्कब कसर में बदल सकते हैं।
8 को बोझ हो रहा है ना। तो 8 का बोझ हल्का करने के लिए 9 को तकसीम करेंगे 8 एका 8। अब 9 किलो में से 8 किलो बोझ कम हो गया तो बचा 1 और बटे में 8 है पहले से। 9/8 को 1 सही 1/8 भी लिख सकते हैं। उसी तरह अगला सवाल 8वां सवाल है जिसमें 6/17 और 3/2 का आपस में ज़रब करना है इन दोनों कसरों का। इसे कैसे ज़रब करेंगे? हमारा तरीका शुमार कुनिंदा को ज़रब करेगा 6 ज़रब 3 बटे नसबनुमा को ज़रब करेगा 17 ज़रब 2। ठीक है। अब यहां पर देखिए बराबर इसका जवाब लिखने से पहले देखिए 6 और 2, ये 2 6 को तकसीम कर सकता है कि नहीं कर सकता? 2 तिया 6, मतलब 6 में 2 छुपा हुआ है। तो यहां पर 6 को हम 2 ज़रब 3 लिख सकते हैं। 2 तिया 6, तो 6 को हमने लिखा 2 ज़रब 3 और पहले से ज़रब 3 यहां पर है बटे 17 ज़रब 2। 6 को 2 ज़रब 3 क्यों लिखा हमने? क्योंकि हमें 2 को 2 से काटना था, तकसीम करना था, है ना। अब यहां पर देखिए क्या है कि 3 और 3 बचे हैं बस। 3 तिया 9 बटे 17 एका 17, 9/17 जवाब आया है। ये चूंकि वाजिब कसर है लिहाजा इसे मुरक्कब कसर में नहीं डाल सकते, सिर्फ गैर वाजिब कसर ही मुरक्कब कसर में डलती है। और तीसरा सवाल जो किताब में दिया गया है मेरे ख्याल से उसमें कुछ गलती है, यहाँ पर मैंने उस सवाल को दुरुस्त करके लिखने की कोशिश की है। तीसरा सवाल है फौज के कुल सिपाहियों में से, फौज होती है ना, फौज हर मुल्क की फौज होती है हिफाजत के लिए सरहद पर, तो फौज के जितने कुल सिपाही थे उनमें से 4/9 हिस्सा सिपाही शुमाली सरहद पर हिफाजत करते हैं और जितने सिपाही शुमाली सरहद पर हिफाजत करते हैं उन सिपाहियों की तादाद के तीसरे हिस्से के बराबर सिपाही शुमाल मशरकी सरहद पर हिफाजत का काम करते हैं। अगर सिपाहियों की कुल तादाद 5,40,000 हों तो शुमाल मशरकी सरहद पर सिपाहियों की तादाद कितनी होगी? देखिए जो दरसी किताब है हमारी, दरसी किताब में कुछ करेक्शन करना है यहाँ पर तीसरे सवाल में। यहाँ पर जो है यहाँ जो लिखा था कि अगर शुमाली सरहद पर हिफाजत का काम करने वाले सिपाहियों की तादाद, तो ये शुमाली सरहद पर हिफाजत करने वाले सिपाहियों की तादाद नहीं है बल्कि ये हिफाजत का काम करने वाले सिपाहियों की कुल तादाद है। लिहाजा ये जो यहाँ पर आप शुमाली सरहद पर इतना हिस्सा आप कट कर दीजिए तो सवाल सही हो जाएगा। सवाल को हल करने से पहले सवाल को पूरी तरह समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए फौज के कुल सिपाहियों में से 4/9 हिस्सा सिपाही शुमाली सरहद पर हिफाजत करते हैं। कुल सिपाही भी दिए हैं, कुल सिपाही कितने हैं? 5,40,000। ये जो जितने सिपाही हैं इनमें से 4/9 हिस्सा सिपाही शुमाली सरहद पर हैं। तो हमें ये मालूम करना पड़ेगा पहले कि शुमाली सरहद पर सिपाही कितने हैं। तो 5,40,000 का 4/9 मालूम करेंगे तो शुमाली सरहद पर हिफाजत करने वाले सिपाही मालूम हो जाएंगे। उसके बाद जितने सिपाही शुमाली सरहद पर हिफाजत करते हैं, मतलब जो जवाब हमारा आएगा उन सिपाहियों के तीसरे हिस्से के बराबर सिपाही शुमाल मशरकी सरहद पर हिफाजत करते हैं। और ये जो है ये हमें जवाब पूछा गया है कि शुमाल मशरकी सरहद पर सिपाहियों की तादाद कितनी है। तो सबसे पहले शुमाली सरहद पर हिफाजत करने वाले सिपाहियों की तादाद मालूम होंगी, तभी शुमाल मशरकी सरहद पर हिफाजत का काम करने वाले सिपाहियों की तादाद मालूम कर सकते हैं। तो पहले हमें शुमाली सरहद पर सिपाहियों की कुल तादाद मालूम करना है, तो वो है कुल सिपाहियों का 4/9। लिहाजा सबसे पहले हम मालूम करेंगे शुमाली सरहद पर सिपाहियों की तादाद, सिपाहियों की तादाद कितनी है? बराबर देखिए वो है कुल सिपाही 5,40,000
का यानी ज़रब 4/9, 5,40,000 का 4/9 यानी 5,40,000 ज़रब 4/9। ये जो जवाब आएगा वो होगा शुमाली सरहद पर सिपाहियों की तादाद बराबर। देखिए बराबर में 5,40,000 बटे 1 ज़रब 4/9, इसको भी कसर बनाएंगे ना बराबर। अगले स्टेप में होगा ऊपर ऊपर का ज़रब, ये होगा 5,40,000 ज़रब 4 बटे नीचे 1 ज़रब 9, 1 ज़रब 9। अब देखिए आप जानते हैं कि 54 जो है ये 9 से तकसीम होता है, लिहाजा ये जो अदद है ये 9 से तकसीम होता है। और कौन सा अदद 9 से तकसीम होता है? आपको पता है कि जिस अदद के हिस्सों की जमा 9 से तकसीम हो, यानी 0 जमा 0 जमा 0 जमा 0 जमा 4 जमा 5, 4 और 5 9, 9 से तकसीम होता है, लिहाजा ये अदद भी 9 से तकसीम होता है। लिहाजा इसे हम 9 ज़रब 54 को हम 9 से ज़रब करने की सूरत में कैसा लिखेंगे? 9 से जब इसको तकसीम करेंगे तो ये हो जाएगा 9 ज़रब 9 छकी 54, 9 छकी 54, 9 0 0, 9 0 0, 9 0 0, 9 0 0। 5,40,000 को आप 9 ज़रब 60,000 लिख सकते हैं। ज़रब 4 बटे 9 एका 9, ये 9 से 9 कट जाएगा और यहाँ इसका जवाब आएगा 4 0 0, 4 0 0, 4 0 0, 4 0 0, 4 छके 24, यानी ये होगा 2,40,000 सिपाही शुमाली सरहद पर हैं। शुमाली सरहद पर सिपाहियों की तादाद कितनी है? 2,40,000। अब जितनी शुमाली सरहद पर सिपाहियों की तादाद है, जितने सिपाही शुमाली सरहद पर हैं, उनके तीसरे हिस्से के बराबर सिपाही शुमाल मशरिकी सरहद पर है। तो हम अब शुमाल मशरिकी सरहद पर सिपाहियों की तादाद मालूम करेंगे। कितनी होगी वो होगी बराबर जितनी शुमाली सरहद पर है 2,40,000, उसका तीसरा हिस्सा यानी 1/3। याद रखो तीसरा हिस्सा यानी 3 हिस्सों में से 1 हिस्सा। और अगर पूछता है आधा तो 1/2, तो 1/3 से इसे ज़रब देंगे तो तीसरा हिस्सा मालूम हो जाएगा। ये होगा बराबर, इसे हम कसर की सूरत में लिखेंगे 2,40,000 बटे 1 ज़रब 1/3 बराबर, यहाँ पर ऊपर का ज़रब होगा 2,40,000 ज़रब 1 बटे 1 ज़रब 3 बराबर। अब ये 3 24 को तकसीम कर सकता है, 3 × 24 है ना, लिहाजा इसे 3 ज़रब की सूरत में लिखेंगे हम, यानी 2,24,000 को लिखेंगे 3 ज़रब, 3 से तकसीम करेंगे इसको 24 को, ये हो जाएगा 3 × 24, 3 0 0, 3 0 0, 3 0 0, 3 0 0 ज़रब 1 बटे 3 एका 3। अब ये 3 से 3 कट जाएगा, लिहाजा जवाब आएगा 1 सैकड़ा 1000 10,000 80,000 ज़रब 1 यानी 80,000। लिहाजा शुमाल मशरकी सरहद पर सिपाहियों की तादाद 80,000 होगी। कितनी? 80,000। इसी तरह से दूसरा सवाल आपको हल करना है। दूसरा सवाल क्या है, देखिए अपनी किताबों में आप देखिए दूसरा सवाल
अखलाक अहमद ने अपने 21 एकड़ खेत के 2/7 हिस्से में केले की काश्त की, तो केले की काश्त का कुल रकबा कितना होगा? ये आसान सवाल है। अखलाक अहमद के पास कुल ज़मीन है 21 एकड़ और 21 एकड़ का 2/7 हिस्सा उसने केले की काश्त के लिए इस्तेमाल किया। तो 21 केले की काश्त के लिए दरकार ज़मीन बराबर होगी 21 ज़रब 2/7। 21 ज़रब 2/7 आप करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि उन्होंने 21 एकड़ में से कितने एकड़ ज़मीन में केले की काश्त की। ठीक है।